जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान का जिगरी यार क्या भारत को सौंप देगा S-400 मिसाइल। F-35 के लिए चल रहा है गुप्त खेल। दोस्तों बताएंगे तुर्की की ओर से क्या बयान जारी किया गया है। दोस्तों क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा है तो भारत को ही क्यों सौंपेगा S-400 मिसाइल, आपको सबसे पहले बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे चौंका देने वाली खबर, भारत चीन और रशिया के साथ C5 ग्रुप बनाना चाहते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। दोस्तों अमेरिका का चौंका देने वाला प्रस्ताव, बहुत बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे। दोस्तों क्या G7 का अस्तित्व हो जाएगा खत्म? वहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों नाटो को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि क्या नाटो से अलग हो जाएगा अमेरिका? अमेरिकी कांग्रेस में ट्रम्प के सांसद ने पेश कर दिया इस बात को लेकर बिल। वहीं बताएंगे आखिरकार चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ कौन सा गैंग बना रहा है पाकिस्तान। मोहम्मद यूनुस का भी दिखाई दिया इसमें साथ। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका के सामने, अमेरिका के आगे ना झुककर भारत ने अपनी वैल्यूज को, अपने ताकत को और बढ़ाया है और ऐसे ही आगे किसी के आगे नहीं झुकना होगा भारत को, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां तुर्की के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की अटकलें लग रही थी। दावा किया जा रहा था कि तुर्की अब इन रूसी मिसाइल सिस्टम को किसी तीसरे देश, खासकर भारत को देने पर विचार कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका के साथ उसका तनाव कम हो जाए और वो दोबारा F-35 प्रोग्राम में लौट सके। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने कहा था कि अगले साल तक S-400 मुद्दे का समाधान निकल सकता है। उनके बयान के बाद विदेशी मीडिया में ये अटकलें तेज हो गई कि शायद तुर्की S-400 को किसी तीसरे देश को देने पर तैयार हो सकता है, खास करके भारत को। जी हां, भारतीय मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये तक लिख दिया कि सिस्टम को भारत भेजा जा सकता है। अब तुर्की की सेना ने इन सभी बातों को लेकर बयान जारी किया है। दोस्तों मंगलवार को तुर्की की सेना के शीर्ष सूत्रों ने इन सभी दावों को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। न्यूज आउटलेट तुर्की टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों के हवाले से कह दिया कि S-400 सिस्टम को किसी भी देश को सौंपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तुर्की किसी भी परिस्थिति में S-400 को ट्रांसफर करने पर विचार नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही थी कि S-400 मिसाइल्स को तुर्की बेच देगा और वो भारत को बेचेगा, जैसा भारतीय मीडिया में और कुछ बाहरी मीडिया में ये खबरें फैलाई जा रही थी, जिसका खंडन तुर्की ने किया है। दोस्तों और सबसे पहले हमने आपको एक खबर बताया है जिससे कि आपको भी क्लियर हो सके कि तुर्की ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हालांकि आप में से बहुत से लोगों का यह सवाल था कि क्या भारत को तुर्की का S-400 लेना चाहिए। अगर तुर्की S-400 भारत को देना चाहे तो दोस्तों कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि तुर्की S-400 अमेरिका को रिसर्च के लिए या फिर किसी तीसरे देश को सौंप सकता है। रिपोर्ट्स में भारत का नाम भी आया क्योंकि भारत पहले से ही रशिया का S-400 इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दोनों S-400 में बहुत ज्यादा अंतर है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रशिया ने तुर्की को वो S-400 दिए हैं जो एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। रशिया को डर था कि नाटो उसके रडार कोड्स को समझ सकता है, लेकिन भारत को उसने वही एयर डिफेंस सिस्टम दिया जो वो खुद इस्तेमाल करता है। ऐसे में भारत के लिए तुर्की का सिस्टम किसी काम का नहीं होने वाला। और ये सवाल भी आपका जायज था दोस्तों, जिसका हमने आपको जवाब दिया है कि अगर तुर्की भारत को अपना S-400 बेचना भी चाहे तो भारत नहीं खरीदना चाहेगा और ना ही भारत को खरीदना चाहिए। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प भारत, चीन और रशिया के साथ C5 ग्रुप बनाना चाहते हैं। अमेरिका का यह चौंका देने वाला प्रस्ताव, दोस्तों क्या G7 का अस्तित्व हो जाएगा खत्म? बता दें अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS के सार्वजनिक होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई, बवाल मच गया, जिसमें चीन का मुकाबला करने की नीति, यूरोप की रक्षा से अमेरिका का हटना जैसी बातें शामिल थी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की कई बातों को सार्वजनिक नहीं किया गया है या सार्वजनिक भी किया गया है तो काफी कम बातें की गई है, जिसमें ट्रम्प प्रशासन की तरफ से किए जाने वाले बहुत बड़े बदलाव शामिल हैं। इसमें C5 का जिक्र किया गया है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। सार्वजनिक दस्तावेज में जहां यूरोप से अमेरिकी सुरक्षा हटाने की बात कही गई है, वहीं जो बातें सार्वजनिक नहीं की गई है उनमें मेक यूरोप ग्रेट अगेन यानी यूरोप को फिर महान बनाने की बात शामिल है। विस्तृत दस्तावेज यूरोप के भविष्य पर अमेरिका का वैचारिक दबदबा बढ़ाने की बात करता दिखाई देता है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि यूरोप आव्रजन नीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप की वजह से
सभ्यतागत संकट का सामना कर रहा है। इसीलिए वॉशिंगटन को ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और पोलैंड जैसे देशों के साथ गहरे रिश्ते बनाने चाहिए। एनएसएस के लीक ड्राफ्ट में वैश्विक शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन करने का दिलचस्प प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसमें एक नया संगठन C5 के गठन की बात कही गई है, जो G7 या G20 की तरह आर्थिक या लोकतांत्रिक मानदंडों पर आधारित नहीं होगा, बेस्ड नहीं होगा, बल्कि दुनिया की 5 बड़ी जनसंख्या वाले शक्तिशाली देशों अमेरिका, चीन, रशिया, भारत और जापान का मंच होगा। ट्रंप प्रशासन के इस प्लान के मुताबिक C5 भी नियमित शिखर सम्मेलन करेगा और प्रमुख जियोपॉलिटिकल मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश करेगा। इसकी पहली बैठक का प्रस्तावित एजेंडा भी दस्तावेज में दर्ज किया गया है, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य करने की बात कही गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G8 से रशिया को हटाने का विरोध कर चुके हैं। G8 से 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले के बाद रशिया को बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा इसमें एक और चीज जो बेहद दिलचस्प है, वो ये कि ट्रंप प्रशासन मानता है कि अमेरिकी दबदबा बनाए रखना संभव नहीं है। इस दस्तावेज में साफ साफ कहा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखना ना तो संभव है और ना ही ऐसा करना समझदारी है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका के नीति निर्माताओं ने मान लिया था कि दुनिया पर अमेरिका का स्थायी दबदबा राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, लेकिन इस दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिका को किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में भी तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उस देश से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट खतरा हो। जी हाँ, ऐसे में सवाल यह है कि क्या G7 को खत्म करने पर तुले हैं ट्रंप। दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया के हटने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में G7 काम कर रहा है, जो एक शक्तिशाली समूह है। G7 एक लोकतांत्रिक देशों का समूह है जो अपने हिसाब से वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीति बनाता है और दूसरे जियोपॉलिटिकल मुद्दों को सुलझाने का दावा करता है। हालांकि G20 और ब्रिक्स जैसे समूह के प्रभावशाली होने की स्थिति में अब G7 के प्रभाव पर गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर C5 बनता है तो G7 का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। G7 समूह में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। दोस्तों, क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाए जा रहे भारत, चीन, रशिया के साथ कुल C5 ग्रुप में क्या ये देश शामिल होंगे? दोस्तों, यानी अमेरिका, चीन, रशिया, भारत और जापान इसमें शामिल होंगे। लेकिन क्या अमेरिका के साथ रशिया जुड़ेगा? क्या चीन के साथ जापान आएगा? ये बहुत बड़े सवाल है, लेकिन भारत को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत एकमात्र इन 5 देशों में ऐसा देश है जिसको ना तो अमेरिका के साथ जुड़ने में दिक्कत है, ना चीन, ना रशिया, ना जापान। क्या है आपकी राय? दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बहुत बड़ी, बेहतरीन और एक्सक्लूसिव खबर थी जो हमने आपको बताया है। दोस्तों, इस पर आपका राय तो बनता है, लेकिन आज इस बेहतरीन खबर के लिए और इस नए एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या नाटो से अलग हो जाएगा अमेरिका? अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप के सांसद ने पेश कर दिया बिल। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन में जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सांसद थॉमस मैसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश कर दिया है। दोस्तों, थॉमस ने बिल के जरिए अमेरिका को नाटो से अलग करने की मांग कर दी है। थॉमस का कहना है कि नाटो एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए तुरंत अमेरिका इससे अलग हो जाए। थॉमस के इस बिल पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नाटो एक मिलिट्री गठबंधन है जिसमें 32 देश शामिल है। इनमें 30 यूरोप के और 2 नॉर्थ अमेरिका के हैं। नाटो का मकसद राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। थॉमस मैसी ने जो बिल पेश किया है उसका नाम है नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी नाटो एक्ट। बिल में उन कारणों के बारे में डिटेल से बताया गया है जिसके लिए अमेरिका को नाटो से अलग करने की मांग की गई है। इनमें नाटो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रहा, नाटो का पूर्व की ओर से विस्तार रशिया अमेरिका तनाव का कारण बना है, और नाटो अविश्वसनीय संगठन नहीं है, प्रमुख रूप से शामिल है। दोस्तों, नाटो के खिलाफ क्या क्या दलीलें दी गई है कांग्रेस में ट्रंप के इस सांसद के द्वारा, आपको बता दें। जहां पहली दलील यह है कि नाटो की स्थापना शीत युद्ध बोले तो कोल्ड वॉर के समय सोवियत संघ बोले तो यूएसएसआर को संतुलित करने के लिए हुई थी। आज सोवियत संघ नहीं है, इसीलिए प्रस्ताव के अनुसार नाटो का मूल उद्देश्य अप्रासंगिक हो चुका है। दूसरी दलील यह है कि सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम ने वादा किया था कि नाटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके बावजूद 1999 से लगातार पूर्व की ओर विस्तार हुआ। तीसरा दलील यह दिया गया कि वर्ष 2025 तक नाटो का विस्तार इस स्तर तक पहुंच गया है कि रशिया के साथ 1500 मील लंबी जमीनी सीमा बन गई है, जो मॉस्को के लिए सुरक्षा चिंता बढ़ाता है। चौथी दलील है दोस्तों, रशिया की सैन्य डॉक्ट्रिन के मुताबिक नाटो का विस्तार रूसी रक्षा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाता है। पांचवा और अंतिम दलील दी गई है कि वर्ष 2007 की म्यूनिक स्पीच में भी पुतिन ने नाटो के विस्तार को उकसाने वाला कदम कहा था।
जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दलील के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर फैसला लेंगे? क्या वाकई में नाटो से अलग हो जाएगा अमेरिका? क्या इस पर मंथन करेगा? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर तरह की रियल खबर को जानने के लिए और फेक खबरों से दूर रहने के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां खुद व्लादिमीर पुतिन ने बताया हिंदुस्तान की कौन सी बात आई सबसे ज्यादा पसंद। भारत से दुनिया को सीखना चाहिए जैसा दे दिया बयान। दोस्तों आपको याद होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीते हफ्ते भारत आए थे। वो 4 दिसंबर की शाम नई दिल्ली पहुंचे थे और 5 दिसंबर की रात को वापस मॉस्को लौट गए। अपनी इस यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और राष्ट्रपति भवन में डिनर किया। पुतिन के दौरे को लेकर भारत में काफी उत्साह देखा गया था। पुतिन ने अपने दिल्ली के दौरे एक हफ्ते बाद और अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि भारत की किन चीजों ने उनको प्रभावित किया है। मीडिया की खबर के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली दौरा का जिक्र करते हुए भारत में विविधता और दूसरे मुद्दों पर बात की। उन्होंने भारत की संस्कृति की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि मैंने देखा कि 1.5 अरब की आबादी वाले भारत में अलग अलग तरह की भाषा और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। मुझे भारत का विविधता में एकता का सिद्धांत काफी प्रभावित करता है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि भारत में अलग अलग हिस्सों में खान पान और भाषा बदल जाती है। वहाँ सभी हिंदी नहीं बोलते हैं। शायद 500 से 600 मिलियन लोग बोलते होंगे, लेकिन बाकी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यहाँ तक कि कई मौकों पर वे एक दूसरे को भी नहीं समझते। इसके बावजूद वो एक साथ बंधे हैं, जो दुनिया के लिए सीख लेने वाली बात है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी की यह टिप्पणी भारत की यात्रा के बाद आई है। पुतिन 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आए थे। पुतिन की दिल्ली यात्रा पर इसलिए भी दुनिया की नजर लगी हुई थी क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ कौन सा गैंग बना रहा पाकिस्तान? मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश भी आया साथ। जी हां, दक्षिण एशिया में बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इस इलाके के देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है ताकि वो अपने हितों को साध सके। इसमें पाकिस्तान का साथ चीन और बांग्लादेश दे रहे हैं। ये तीनों देश दक्षिण एशिया के बाकी देशों को नए सार्क में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। दरअसल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क लंबे समय से निष्क्रिय है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतें हैं, जिससे लगभग हर पड़ोसी परेशान है। इसी कारण भारत ने सार्क का बहिष्कार किया हुआ है, जिससे बाकी सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि अब बांग्लादेश में सत्ता बदलने और मोहम्मद यूनुस के काबिज होने के बाद पाकिस्तान को बड़ा मौका दिखने लगा है। चीन भी इसमें खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सभी दक्षिण एशियाई देशों को नए क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल होने का प्रपोजल दे रहा है। हालांकि इन 3 देशों के अलावा किसी भी अन्य ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना ऐसे किसी भी गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी कारण पाकिस्तान का यह प्रस्ताव सिर्फ जुबान तक ही सीमित है और धरातल पर उतरने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों सवाल तो यह है कि क्या भारत के खिलाफ ये नया गठबंधन कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। दोस्तों पाकिस्तानी इशाक डार का दावा है कि इस नए गुट का मकसद ऑपरेशन है, ना कि टकराव। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असली निशाना भारत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की अध्यक्षता में होने वाले सार्क की बैठक का बहिष्कार किया था, जिसका दूसरे सदस्य देशों ने भी समर्थन किया था। इस वजह से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और भारत को बाईपास कर नया गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस घोषित रूप से भारत विरोधी विदेश नीति चला रहे हैं। ऐसे में वो भी सार्क के इस कथित नए स्वरूप को लेकर उत्साहित हैं और हो सकता है कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश इसमें शामिल भी हो जाए। दोस्तों वहीं आपको सबसे बड़ी और बेहतरीन खबर बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को मिली बहुत बड़ी राहत, चुनाव लड़ने को मिली ये छूट। दोस्तों बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेश की सरकार ने अवामी लीग के उन नेताओं को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है जो साफ छवि के हैं, जिन पर कोई दाग कोई इल्जाम नहीं है। हालांकि ये नेता पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इन्हें निर्दलीय ही मैदान में उतरना होगा। बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब अवामी लीग के कार्यकर्ता और नेता आसानी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के कुछ दिनों बाद बांग्लादेश में अवामी लीग पर ही बैन लगा दिया गया। प्रतिबंध की वजह से अवामी लीग चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। मोहम्मद यूनुस सरकार का कहना है कि अवामी लीग की बागडोर अभी भी शेख हसीना के हाथों में है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में नरसंहार का आरोप है। ऐसे में उस पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहीं शेख हसीना ने एक बयान जारी करके इसका विरोध जताया था। हसीना ने कहा कि अगर अवामी लीग को
चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा तो उसके कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में अभी भी अवामी लीग के पास मजबूत जनाधार है दोस्तों। इसी बीच ये टीवी की सारी बड़ी अहम जानकारी, आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।